धातु संकुलों का ऊष्मागतिकीय और गतिक पक्ष भाग 5 थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस पार्ट 5। मेटल कॉम्प्लेक्सेस के थर्मोडायनामिक और काइनेटिक एस्पेक्ट्स के संबंध में जो हमारी वीडियो की यह सीरीज है उसका यह 5वां भाग है। इस सीरीज के इस 5वें भाग में हम चर्चा करेंगे केलेट और केलेट इफेक्ट की। केलेट क्या होते हैं और संकुलों के स्थायित्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यह तो हम सभी जानते ही हैं कि जटिल यौगिक निर्माण के लिए धातु आयन पर एप्रोप्रिएट एनर्जी के वैकेंट ऑर्बिटल्स का होना बहुत जरूरी होता है। धातु आयन का जितना छोटा आकार होगा, जितना चार्ज ज्यादा होगा, CFSE की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ये सभी जो चीजें हैं वो संकुल के यानी कि कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी में, स्थायित्व में वृद्धि करते हैं। इन सब के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कारक जो कि धातु के संकुलों के स्थायित्व में वृद्धि करता है वह है केलेटीकरण। अब ये केलेटीकरण संकुल के स्थायित्व में किस तरह से वृद्धि करता है उसके पहले थोड़ी बात करते हैं हम कि केलेट क्या चीज है। किसी लिगेंड में यदि एक ही दाता परमाणु हो और वह धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाने में काम में आ रहा है तो लिगेंड एक दंतुक मोनोडेंटेंट कहलाता है। लिगेंड जो है कि कोई एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है और उनमें से कोई एक ही एटम ऐसा हो, अगर कोई ग्रुप है तो कोई एक एटम ऐसा हो जो ही मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा हो और मेटल के साथ में उपसहसंयोजक बंध बना रहा हो। यदि लिगेंड में ऐसा एक ही एटम है जो कि लोन पेयर देता हो तो उस लिगेंड को हम मोनोडेंटेंट या एक दंतु कहते हैं। यदि लिगेंड के एक ही अणु में दो डोनर एटम हो, दो दाता परमाणु हो और ये दोनों ही परमाणु जो है वो धातु के साथ में, धातु आयन के साथ में उपसहसंयोजक बंध बनाते हो तो उस लिगेंड को बाइडेंटेंट लिगेंड या द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। और जब ये बाइडेंटेंट लिगेंड धातु आयन के साथ में उपसहसंयोजक बंध बनाकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो एक रिंग का निर्माण करते हैं। उस रिंग में, उस वलय में 5 या 6 कंपोनेंट होते हैं जिसमें कि मेटल आयन भी इंक्लूड है। और ये जो रिंग बनती है, ये जो वलय बनती है उसे हम केलेट वलय या केलेट रिंग कहते हैं। और जो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स बनता है, जो संकुल बनता है, उसे हम केलेट कहते हैं। यह केलेट शब्द यूनानी भाषा के किलोस से बना है और उसमें किलोस का अर्थ होता है केकड़े का पंजा। जिस प्रकार केकड़ा अपने पंजे में किसी वस्तु को जकड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार द्विदंतुक लिगेंड भी धातु आयन को जकड़ लेते हैं। इसलिए ऐसे संकुलों को केलेट कहते हैं। तो जिस तरह से बाइडेंटेंट लिगेंड होता है उसी तरह से ट्राइडेंटेंट, त्रिदंती, चतुर्दंती, हेक्साडेंटेंट, 6 दांतों वाला षडदंती आदि लिगेंड भी केलेट बनाते हैं। एथिलीन डायमीन जो लिगेंड है वो कॉपर जो सेकंड आयन है उसके साथ में केलेट बनाता है। यह स्ट्रक्चर में दिखा रखा है आपको कि जो एथिलीन डायमीन है उसने 2 जगह से इसको जकड़ा हुआ है। इस संकुल में एथिलीन डायमीन के जो 2 अणु हैं वो कॉपर 2+ आयन से जुड़ जाते हैं और कुल 4 उपसहसंयोजक बंध बनते हैं।
इस संकुल को हम कॉपर केलेट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग का निर्माण हो रहा है। और संकुलों का स्थायित्व जो कि जिसमें की रिंग बनी है, ऐसे ही एक ग्रंथि लिगेंड से जो एनालॉग है उससे उसकी तुलना में कहीं ज्यादा होता है। सिंपल से है इसको समझना कि जब इसमें अगर बंध को तोड़ना है तो हमें संकुल को तोड़ने के लिए 2 बंध तोड़ने पड़ते हैं, जबकि जो एक ग्रंथि लिगेंड वाले संकुल है उसमें केवल एक ही बॉन्ड तोड़ना होता है। अब उदाहरण के लिए कोबाल्ट का एक संकुल है जो कि उसने अमोनिया के साथ बनाया है। इसमें 6 अमोनिया अणु लिगेंड की तरह लगे हैं। अभी जो अमोनिया का अणु है वो एक ग्रंथि है, जबकि इसके एनालॉग तुल्य अगर हम देखें कि कोबाल्ट का एथिलीन डाइअमीन के साथ में देखें तो एथिलीन डाइअमीन के 3 अणु लगे और उन्होंने 2 जगह से कोबाल्ट को पकड़ा हुआ है, जबकि जब अमोनिया के साथ जो संकुल है तो प्रत्येक अमोनिया मॉलिक्यूल ने कोबाल्ट को एक जगह से जकड़ रखा है। तो जो अमोनिया वाला संकुल है उसमें से एक लिगेंड को हटाना हो तो एक उपसहसंयोजक बंध तोड़ेंगे तो वो हट जाएगा। लेकिन जो एथिलीन डाइअमीन वाला जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है उसमें अगर हमें एथिलीन डाइअमीन का एक अणु हटाना है तो हमें 2 बॉन्ड तोड़ने होंगे, और इन 2 बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए वो ज्यादा स्थायी होगा। कुछ जो अन्य द्वितंतुक लिगेंड है वो यहाँ स्क्रीन पर दर्शाए गए हैं। आप चित्र से ये आसानी से पता कर सकते हैं कि जैसे ग्लाइसिन का बताया है कि इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों लिगेंड से जुड़ जाते हैं। 110 फिनाइल्फ्थलीन, इसमें दोनों नाइट्रोजन परमाणु दाता परमाणु की भूमिका निभाते हैं। ऑक्सीनेट आयन में ऑक्सीजन के 2 एटम दाता परमाणु की तरह है। हाइड्रोक्सीक्विनोलिन में एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन दाता परमाणु है। इसी तरह से अन्य उदाहरण दे रखे हैं, इनमें इन लिगेंड में एक से ज्यादा दाता परमाणु है, और ये जब मेटल के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो मेटल आयन को 2 जगह से पकड़ लेते हैं, और इनमें अतिरिक्त स्थायित्व इसलिए है कि जब भी इनमें से एक लिगेंड को हटाना होता है तो हमें 2 बंधों को तोड़ना होता है। केलेंड बनने में लिगेंड के सभी दाता परमाणु उपसहसंयोजक बंध से जुड़े हो ये आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए देखें कि ग्लाइसिन एक बाइडेंटेंट लिगेंड है, परंतु इसमें एक उपसहसंयोजक बंध बनाने वाला परमाणु नाइट्रोजन है और दूसरा अम्लीय समूह है जो धातु आयन के साथ में साल्ट लाइक बॉन्ड बनाता है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि नाइट्रोजन ने तो उपसहसंयोजक बंध बनाया है, जबकि जो ऑक्सीडेट वाला जो हिस्सा है उसने साल्ट लाइक बॉन्ड बनाया है। लवण समान बंध को एकल रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि उपसहसंयोजक बंध को तीर द्वारा दिखाया जाता है। अब यहाँ जो नीचे संरचना बता रखी है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि नाइट्रोजन से तीर के निशान बने हुए हैं। जो चित्र आपके लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें आप ये माने कि दोनों नाइट्रोजन के साथ में तीर का निशान है और दोनों ऑक्सीजन के साथ में जो है एकल रेखा सिंगल लाइन की तरह है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो चित्र बना हुआ है उसमें एक हल्का सा करेक्शन माने इसमें कि यह किस तरह से हुआ है। इस प्रकार की संरचना के प्रदर्शन में यद्यपि यह प्रतीत होता है कि संकुल में बने बंधों की प्रकृति में अंतर है, परंतु संकुल निर्माण में जितने भी बॉन्ड बने उन सबका मैकेनिज्म एक जैसा होता है, और इसलिए कई बार संरचनाओं में सिर्फ एकल बंधी प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा आप लेफ्ट हैंड साइड में जो चित्र देख रहे हैं उसमें जो एरो वाला जो बॉन्ड है तीर के निशान की तरह जो बॉन्ड बता रखा है, एक नाइट्रोजन के साथ में और एक ऑक्सीजन के साथ में बता रखा है, जबकि जो राइट हैंड साइड में जो चित्र देख रहे हैं कि एरो वाले जो दोनों तीर हैं वह नाइट्रोजन के साथ में दिखा रखे हैं। तो इससे हालांकि एक प्रतीत होता है कि इनकी बंधों की प्रकृति में अंतर है, लेकिन संकुल जब बनता होता है तो जो जितने बॉन्ड बन रहे हैं उन सबका मैकेनिज्म
एक जैसा ही होता है और कई बार कई ऑथर इनको सिंगल लाइन के द्वारा ही शो करते हैं। अब बात करें कि किलेट का प्रभाव आखिर होता क्यों है। जिन संकुलों में किलेट वलय बनती है उनका स्थायित्व जो वलय विहीन संकुल है उनसे कुछ ज्यादा ही होता है और जो किलेट वलय बनने से संकुल के स्थायित्व में जो वृद्धि हुई है उसे हम किलेट इफेक्ट या किलेट प्रभाव कहते हैं। अन्य शब्दों में कहें कि जब बहुदंतीय लिगेंडों द्वारा जो संकुल बनते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उनका स्थायित्व एक दंतीय लिगेंडों से जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनसे ज्यादा होता है। उदाहरण जो हमने यहाँ लिया है कि निकल 2 प्लस धातु आयन के जो किलेट संकुल है, मतलब जिसमें की वलय बनी है, और एक जो साधारण संकुल हो निकल 2 प्लस के, तो उनमें जो जिनमें किलेट संकुल बना है, जिनमें वलय बनी है, उनका जो स्थायित्व स्थिरांक का मान ज्यादा होगा। यह दोनों अभिक्रिया आपको दर्शाइए कि निकल के सॉल्ट का जब हम विलेन बनेंगे तो निकल जो धातु आयन है वो जल योजित होगा, इसलिए यहाँ निकल के जल योजित जो आयन है उसको प्रदर्शित किया गया है कि जब वो अमोनिया के साथ में जो कि एक दंतुक है और एथिलीन डाइअमीन जो कि द्विदंतीय लिगेंड है उनके साथ में किस तरह से संकुल बनाता है, इन अभिक्रियाओं को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। तो जब ये इथाइलिन डाइअमीन के साथ में संकुल बनाएगा तो उसका स्थायित्व ज्यादा होगा बनस्पत की जब वह अमोनिया के साथ संकुल बनाता है, क्योंकि जब अमोनिया से संकुल बनाएगा तो किसी प्रकार की कोई रिंग नहीं बनेगी और एथिलीन डाइअमीन से जब वो संकुल बनाएगा तो एक किलेट वलय बनेगी और ये जो किलेट वलय है वह संकुल को एक अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करेगी। इसी प्रकार से जब कॉपर के अगर हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस की बात करें जो स्क्रीन में ऊपर की तरफ प्रदर्शित किया गया है, क्या आप देखेंगे कि जब ये ट्राईएथिलीन टेट्रामीन के साथ जो कॉपर ने कॉम्प्लेक्स बनाया उसका स्थायित्व सबसे ज्यादा है। कॉपर ने जब एथिलीन डाइअमीन के साथ संकुल बनाया उसका उससे कुछ कम है और जब उसने अमोनिया के साथ कॉपर ने कॉम्प्लेक्स बनाया उसका जो स्थायित्व है वह सबसे कम है। कारण वही है कि जब वो अमोनिया के साथ संकुल बनाएगा तो किसी भी प्रकार का किलेट वलय नहीं बनेगी। अब इस किलेट प्रभाव को थर्मोडायनामिकली अगर हमें समझना हो तो हम इस तरह से देख सकते हैं। ये इक्वेशन जो यहाँ प्रदर्शित की गई है आप सभी भली भांति जानते हैं, डेल्टा G0 इक्वल्स टू माइनस RT लॉग बीटा, या इसको यूं लिखें डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0। यहाँ डेल्टा G0 मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है, R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, डेल्टा S0 मानक एंट्रोपी में चेंज है और डेल्टा H0 मानक एंथैल्पी में परिवर्तन है। चूंकि अमोनिया और एथिलीन डाइअमीन जो अभी हमने ऊपर देखा था, डिस्कस किया था, दोनों में धाता परमाणु नाइट्रोजन ही है, अतः धातु आयन के साथ इनसे जो बॉन्ड बन रहा है वो दोनों कॉमन होंगे। एक बार फिर आप स्क्रीन पर ऊपर की तरफ देखें कि जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कि कॉपर जब अमोनिया के साथ में और एथिलीन डाइअमीन के साथ में जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, दोनों ही केस में कॉपर की जो बॉन्डिंग होगी वह नाइट्रोजन से ही होगी। दोनों केस में धाता परमाणु डोनर एटम नाइट्रोजन ही है, इसलिए धातु आयन कॉपर के लिए बॉन्ड बनाने के लिए दोनों ही मामलों में नाइट्रोजन ही है। इससे क्या होगा कि जब कॉपर का अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है और एथिलीन डाइअमीन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो कॉपर और नाइट्रोजन के बीच में जो स्थिर विद्युत आकर्षण है वो लगभग समान ही होगा और जो किलेट संकुल जो कि एथिलीन डाइअमीन में बनेगा और जो अकिलेट संकुल जो कि अमोनिया के साथ बनेगा तो उनके बीच में एंथैल्पी जो चेंज है बहुत कम होगी क्योंकि स्थिर विद्युत आकर्षण लगभग बराबर है। अब जो इसकी आगे और पुष्टि करते हैं तो उनकी जो थर्मोडायनामिक फंक्शंस है इस पे आते हैं, हम उस पे डिस्कस करते हैं। ये कैडमियम की हमने एक इक्वेशन यह दी है जबकि वो एक दंतुक लिगेंड के साथ रिएक्ट कर रहा है, फिर दूसरी इक्वेशन है जबकि वो बाइडेंटेंट लिगेंड के साथ क्रिया कर रहा है। जब वो मोनोडेंटेंट
लिगेंड के साथ क्रिया कर रहा है तो अकेलेट संकुल बन रहा है, मतलब कोई रिंग नहीं बनेगी। और जब वह द्विदंतुक लिगेंड के साथ क्रिया कर रहा है तो रिंग बनेगी, किलेट वलय बनेगी, उसे किलेट संकुल कहेंगे। दोनों की लॉग बीटा की वैल्यू लाल रंग से प्रदर्शित की गई है। तो जो पहली इक्वेशन है, जबकि कैडमियम ने एक दंतुक लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाया है तो लॉग बीटा की वैल्यू कम है, और जब उसने द्विदंतुक लिगेंड के साथ में केलेट संकुल बनाया तो लॉग बीटा की वैल्यू ज्यादा है। अब इन दोनों जो ऊपर इक्वेशन दे रखी है उसको हमने यहाँ कंपेयर किया है कि जब लिगेंड एक दंतुक हो तो इस टेबल में जो आप देखेंगे कि लिगेंड जब एक दंतुक है और लिगेंड जब द्विदंतुक है तो उनके जो डेल्टा H0 के मान है वह लगभग समान है। अतः केलेट संकुल के अधिक स्थायित्व को समझाने के लिए एंट्रोपी परिवर्तन को ही आधार मानना होगा। अब इन दोनों के मान चूंकि डेल्टा H के 0 है तो यह कहा जा सकता है कि केलेट इफेक्ट के लिए डेल्टा H रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तब हम एंट्रोपी परिवर्तन पे आते हैं कि एंट्रोपी जो परिवर्तन हो रही है वह किस तरह से केलेट इफेक्ट क्रिएट करती है। यह समीकरण डेल्टा G0 इक्वल्स टू डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S, इससे यह स्पष्ट है कि जितना डेल्टा G0 ऋणात्मक होगा उतना B का मान ज्यादा होगा, और डेल्टा G0 ऋणात्मक ज्यादा कब होगा, जब डेल्टा H0 ज्यादा ऋणात्मक हो और डेल्टा S धनात्मक हो। क्योंकि इक्वेशन में आप देखें कि माइनस T डेल्टा S है, तो डेल्टा S के धनात्मक होने से ये जो पूरा पद है माइनस T डेल्टा S ये अधिक ऋणात्मक हो जाएगा, और साथ ही साथ जब डेल्टा H भी ऋणात्मक हो जाए तो कुल वैल्यू जो है वह ऋणात्मक आ जाएगी, और जितना डेल्टा G0 ज्यादा ऋणात्मक होगा उतना बीटा का मान बढ़ेगा, अर्थात स्थायित्व बढ़ेगा। क्योंकि अभी जो हमने टेबल देखी थी एक बार पुनः देखें कि डेल्टा H0 के मान इन दोनों लिगेंड के लिए लगभग बराबर है। जो एक दंतुक लिगेंड है उसके लिए माइनस 57.3 है, जबकि जो द्विदंतुक लिगेंड है उसके लिए माइनस 56.5 है। तो एक चीज तय हो गई कि डेल्टा H0 के मान तो दोनों में लगभग समान है, और डेल्टा S जितना ज्यादा धनात्मक होगा वह डेल्टा G0 के अधिकतम ऋणात्मक होने के लिए सहायक होगा, और डेल्टा G0 जितना ऋणात्मक होगा उतना स्थायित्व लिगेंड का बढ़ेगा। तो उष्मागतिकी के नियमानुसार अभिक्रिया में अगर अधिक उष्मा निकलती हो इसका मतलब कि डेल्टा H0 अधिक ऋणात्मक है, या एंट्रोपी बढ़ती हो इसका मतलब डेल्टा S अधिक धनात्मक हो, या मुक्त ऊर्जा में कमी आती हो अर्थात डेल्टा G0 ऋणात्मक हो, तो अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद अधिक स्थायी होता है। तो थर्मोडायनेमिकली भी यह जो कंडीशंस थी वह फुलफिल हो रही है कि जब डेल्टा S तो धनात्मक हो और डेल्टा H0 जितना ज्यादा ऋणात्मक हो सके वह हो तो डेल्टा G उतना ही ज्यादा ऋणात्मक होगा। तो थर्मोडायनेमिकली भी वह जो है स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, और जब भी हम संकुलों का पढ़ रहे थे किलेट प्रभाव उसके हिसाब से भी अधिक स्थायी होगा। किसी तंत्र की एंट्रोपी उस तंत्र की अव्यवस्था का माप होता है। जो उत्पाद बनने में यदि क्रिया कारकों की अपेक्षा अधिक अव्यवस्था पैदा होती है तो अभिक्रिया की एंट्रोपी में वृद्धि होती है और उत्पाद अधिक स्थायी होता है। क्योंकि एथिलीन डाइअमीन का जब कैडमियम के साथ किलेट बन रहा है तो डेल्टा S की वैल्यू प्लस 14.1 है, जबकि अकिलेट संकुल जो कि अमोनिया के साथ हो रहा था तो वह 67.3 है, अतः किलेट संकुल अधिक स्थायी होगा। किलेट संकुल निर्माण में एंट्रोपी वृद्धि का कारण यह है कि जब एथिलीन डाइअमीन मतलब बाइडेंटल लिगेंड की जल योजित संकुलायन के साथ क्रिया होती है तो एथिलीन डाइअमीन का एक अणु जल के दो अणुओं को विस्थापित करता है। तो जो पहली अभिक्रिया स्क्रीन पर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि जो कोई मेटल आयन है वह जल योजित है, इसका मतलब जल के 6 अणुओं ने उसको घेर रखा है, और जब एथिलीन डाइअमीन उसको रिप्लेस करेगा तो 2 जल के अणुओं को रिप्लेस कर देगा और वह एक एथिलीन का अणु
उस पर जाके जुड़ जाएगा। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है कि तंत्र में कणों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब आप देखें इक्वेशन पे लेफ्ट हैंड साइड में एक अणु था जो मेटल का जल योजित था, दूसरा एथिलीन डायमीन का था, तो कुल 2 अणु थे। राइट हैंड साइड में देखें तो एक संकुल का अणु है और 2 जल के अणु है, तो कुल संख्या हो गई अणुओं की 3। लेफ्ट हैंड साइड में अणुओं की संख्या थी 2, एक तो मेटल का जल योजित अणु, दूसरा एथिलीन डायमीन का अणु। इस प्रकार कुल हो गए 2। और जब अभिक्रिया हो गई, संकुल बन गया, तो जो अणुओं की संख्या हो गई, राइट हैंड साइड में आप देखें कि एक तो जो कॉम्प्लेक्स का अणु उसकी और 2 जल के अणु, यानी हो गए 3। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमारा सिस्टम है उसमें कणों की संख्या में वृद्धि हुई है। पहले 2 थे, अब 3 हो गए, अतः एंट्रोपी में वृद्धि हुई है। और इस कारण जो कॉम्प्लेक्स बना है उसका जो स्थायित्व है वह जो जल योजित धातु आयन था उससे अधिक होगा। जबकि अमोनिया से आप देखें यही रिएक्शन जो ऊपर हो रही थी एथिलीन डायमीन की बजाय अमोनिया से हो रही होती, तो इसमें देखें कि वही जल योजित एक अणु है और 2 अणु है अमोनिया के। अब इन्होंने क्या किया कि एक तो संकुल बना और 2 जल के अणु मुक्त हो गए। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 अणु है और राइट हैंड साइड में भी 3 अणु है। इसका मतलब जो तंत्र में कणों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही, दोनों तरफ अणुओं की संख्या 3 है, अर्थात एंट्रोपी में कोई वृद्धि नहीं हो रही। अब इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब एथिलीन डायमीन के साथ में जो संकुल बनता है वह अमोनिया के साथ संकुल बनने की अपेक्षा ज्यादा जल्दी से बनेगा और स्थायी होगा। इसी प्रकार ट्राइडेंटेट, चतुर्दंती, हेक्साडेंटेट आदि जो लिगेंड है उनके द्वारा जो संकुलों का स्थायित्व उसको समझा जा सकता है। एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड सोडियम साल्ट एक षड्दंती हेक्साडेंटेट लिगेंड है। यह अधिकतम स्थायी केलेटों का निर्माण करता है। केलेट संकुल, अब तक हमने चर्चा की कि जो केलेट वलय बनती है वह अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। इसके लिए सिज्विक नामक रसायनज्ञ ने भी सुझाव दिया। उनके सुझाव का आधार यह था कि यदि द्विदंती लिगेंड द्वारा निर्मित संकुल जो कॉम्प्लेक्स बना है, जो केलेट रिंग बनी है, उसमें से एक बंधु को अगर तोड़ दें तो जो लिगेंड अणु का जो दूसरा सिरा है वह धातु आयन से बंधा हुआ ही रहता है, तथा जिस सिरे वाले बंध को तोड़ा गया है वह पुनः धातु आयन के साथ बंध बनाने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि यह सिरा भी धातु आयन की समीपता में ही उपस्थित है। जबकि एक दंती लिगेंड में जैसे हमने 1 ml बंध तोड़ा तो वह लिगेंड धातु आयन से दूर हटकर विलयन में चला जाता है और उसके वापस जुड़ने की प्रायिकता कम हो जाती है। इसको हम इस तरह से समझें कि हम किसी स्विमिंग पूल में ऊपर किसी रॉड को पकड़कर दोनों हाथों से पकड़ के लटके हुए हैं अंदर स्विमिंग पूल में। अब किसी वजह से उस रॉड जिसको कि हमने पकड़ रखा है अपने दोनों हाथों से, अगर हमारा एक हाथ वहां से छूट जाए तो उसकी संभावना पूरी बनती है कि हम मौका पड़ते ही अपने दूसरे हाथ से भी रॉड को पकड़ लें, क्योंकि हमने एक हाथ से रॉड को पकड़ा हुआ है। अब दूसरी स्थिति करें कि हमने स्विमिंग पूल में हम हैं और रॉड को अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ है और वो एक हाथ भी हमसे छूट गया अगर, तो हम स्विमिंग पूल के पानी में होंगे। अब वापस तैरते हुए उस रॉड को पकड़ने की प्रायिकता कम हो जाती है। तो ठीक इसी तरह से बाइडेंटेट जो लिगेंड है वह धातु आयन को 2 जगह से पकड़े हैं, और जब 2 जगह से धातु आयन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड किसी वजह से तोड़ भी दें तो जो दूसरा सिरा है वह धातु आयन को जकड़ा रहता है, और जिस बॉन्ड को हमने तोड़ा है वह सिरा उसके आसपास ही होता है विलयन में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूरी होती है कि उसको वापस से पकड़ ले। और जबकि अगर ऐसा कोई लिगेंड है जिसने कि धातु आयन को एक ही जगह से पकड़ा है और वो बॉन्ड अगर तोड़ दिया तो वह लिगेंड फ्री होकर सॉल्यूशन में चला जाएगा, विलयन में चला जाएगा, तो फिर उसके वापस जुड़ने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है।
यहाँ जो राइट हैंड साइड में चित्र बता रखा है उसमें भी आप देख सकते हैं कि लिगेंड को, बंध को जो हमने एक तरफ से तोड़ दिया है, जो बाद में चित्र में स्टार से बता रखा है, पर वो एक तरफ से कोबाल्ट से, मेटल से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड जिसपे गोला खींच कर स्टार बना है वह वहीं लटका हुआ है। तो ये पहले बॉन्ड बनाया हुआ था कोबाल्ट से, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कि राइट हैंड साइड में दिस पर हमने गोला खींचा है, लिगेंड के जिस नाइट्रोजन परमाणु पे हमने गोला खींचा है वह पहले केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा हुआ था। इस बॉन्ड को अगर हमने तोड़ दिया है तब भी यह विलेन में धातु आयन के साथ में लटका हुआ है, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है कि वापस से जुड़ जाए। केलेट संकुलन का विघटन चूंकि सामान्य की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए जो केलेट संकुलन है वो अपेक्षाकृत ज्यादा स्थायी होते हैं। तो जो कोबाल्ट का डाइअमीन के साथ में जो कॉम्प्लेक्स बनता है, तो नाइट्रोजन के साथ में उसका एक बंध तोड़ भी दें तो, और वो मुक्त सिरा जिसे कि स्टार से बता रखा है, वह पुनः बंध बनाने के लिए धातु आयन के समीप ही तैयार रहता है, जैसा हमने यहाँ चित्र में बता रखा है। केलेट प्रभाव का परिणाम केलेट वलय के आधार तथा केलेट वलयों की संख्या पर भी निर्भर करता है। अब ये रिंग जो बनी है, कितनी रिंग बनी है, कितने मेंबर की रिंग बनी है और किस दाता परमाणु से बनी है, इन सब बातों पर टोटल केलेट इफेक्ट डिपेंड करता है। साधारणतः संतृप्त लिगेंड, सैचुरेट जो लिगेंड है, उनके द्वारा जो 5 मेंबर केलेट रिंग बनती है, या अनसैचुरेटेड लिगेंड द्वारा 6 मेंबर जो केलेट रिंग बनती है, वो अधिकतम स्थायित्व वाले होते हैं। केलेट संकुल निर्माण में केलेट वलयों की संख्या बढ़ने से भी स्थायित्व में वृद्धि होती है। जो जो केलेट के वलयों की संख्या बढ़ेगी त्यों एंट्रोपी में वृद्धि होगी, और जो एंट्रोपी में वृद्धि होगी त्यों स्थायित्व भी बढ़ेगा। इसके साथ ही यदि जो अनसैचुरेटेड लिगेंड है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंजुगेशन भी उपस्थित है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन धातु आयन के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ ओवरलैपिंग करेंगे और रेजोनेंस के द्वारा भी एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं एसिटल एसीटोन का, जो धातु आयन के साथ में 6 मेंबर केलेट रिंग बनाता है, और अनुनाद द्वारा जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पूरी वलय पे फैल जाती है, और जब पूरी वलय पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैल गई तो अतिरिक्त स्थायित्व उत्पन्न करता है। चित्र में बिल्कुल राइट हैंड साइड में देखिएगा जहां हमने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को फैलाया और दर्शाया, यह इसको एक अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि किसी भी संकुल के स्थायित्व स्थिरांक को किस तरह से केलेट का निर्माण प्रभावित करता है, केलेट होता क्या है, और ये किस तरह से अतिरिक्त स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। धन्यवाद।